हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने सेशन को। आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन मेरे साथ यानी आपके साथ। तो आज के सेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। अनवरत रूप से आप सबसे मैं यही मिलता हूँ इसी सेशन में, और आज भी इस सेशन की एक और कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और बात करेंगे कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली सबसे ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो प्रतिदिन जब हम आपसे मिलते हैं इसी समय, तो आप सबसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न को, उनके कॉन्सेप्ट को साझा करते हैं और कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका, क्या ट्रिक हो सकता है, वो भी हम समझाते हैं। तो एक और कड़ी को जोड़ते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, जितने भी साथी आ चुके हैं, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक आभार, अभिनंदन। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम आप सबके साथ मिलकर या बाकी सारे उन साथियों के साथ मिलकर को आगे बढ़ा सकें और आज के अपने प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, आपको ले चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखते हैं जरा आज का प्रश्न क्या है यहाँ पे। एक बार जरा आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। सभी साथी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि बाकी सारे साथी भी आ जाए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रेगुलर की तरह, हमेशा की तरह पहले प्रश्न की तरह शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे पैराग्राफ का जो पहला प्रश्न जहां से हम शुरू कर रहे हैं पैराग्राफ को हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और पढ़कर उत्तरित करेंगे। ठीक है ना? चलिए कंसंट्रेट कीजिए, बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उनकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं, तब यह नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब तो यह शिष्य की देखते ही, शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो सबसे पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा दुलार और प्यार करते हैं। इस प्रकार गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुतत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता रहता है। ये आपका पैराग्राफ है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। चलिए, नए साथी हैं, एक बार जल्दी से देखें 30 सेकंड में। बाकी जितने नए साथी जुड़ रहे हैं, आप तो एक बार शेयर भी करते चलिएगा। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, गुरु शिष्य परंपरा में। पहला प्रश्न है, कह रहा कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है, शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है, या गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। जरा बताना मुझे क्या कह रहा है। गुरु शिष्य परंपरा में एवरीवन पास गाइस। आपने आंसर दिया है बी। लिखा है गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का नाम शिष्य के क्या आता है, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी पैराग्राफ कह रहा है कि शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है गुरु शिष्य परंपरा में। आगे देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है, गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, वाक्य से तात्पर्य क्या है। जब पैराग्राफ कह रहा है कि गुरु अपने शिष्य में एक एक शब्द से अवतरित होता है, इसका क्या मतलब है। गुरु शिष्य में अवतरित होता है मतलब गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है, या गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। जल्दी से बताएं।
सभी लोग जल्दी से बताएंगे बेटा। फाइनली आपने कहा गुरु अपने एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। वाक्य से तात्पर्य है गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। गुरु अपने शिष्य से प्रेम कर, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। गुरु अपने शिष्य में प्रतिबिंबित होता है अपने ज्ञान के जरिए, अपनी शिक्षा के जरिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताएंगे, शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते 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 समय या करते करते गुरुमय हो जाता है। इसका आशय क्या है? शिष्य अपने गुरु की आराधना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, या फिर शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है, या फिर शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, या शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? सारा समझ? फाइनली आपने आंसर दिया है, शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने उत्तर दे दिया है सर, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, क्योंकि कह रहा है कि आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। गुरुमय हो जाने का मतलब क्या है? शिष्य भी गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, शिष्य किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा एक आध दो चार आंसर्स में आ रहा है, बट मुझे लगता है कि वो भी तो मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कर लीजिए। जितने भी साथी हैं, बहुत बढ़िया कमाल का आंसर कर रहे हैं आप लोग। सबने कहा ए हो जाएगा सर, पूर्णतः समर्पित। एग्जैक्टली पूर्णतः समर्पित समर्पित शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? सुयोग्य शिष्य की, सुयोग्य भाई की, सुयोग्य मित्र की, सुयोग्य माता पिता की। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? ध्यान से उत्तर दीजिए बेटा सभी लोग। बहुत बढ़िया। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? ने कहा ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? तो करते हैं सुयोग्य माता पिता की। ईश्वर अवतरित होने से पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। गुरुत्व का भाव होता है, स्त्रीत्व का भाव होता है, ममत्व का भाव होता है, या पुरुषत्व का भाव होता है। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? ममत्व की। क्या माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। पैराग्राफ कह रहा है कि माँ से भी ज्यादा प्रेम गुरु अपने शिष्य को करता है। यानी कौन सा भाव हो जाएगा यहाँ पे? ममत्व का भाव हो जाएगा। ममत्व का भाव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो ध्यान से बेटा। सदगुरु का संधि विच्छेद है सत प्लस गुरु, सद गुरु, सत गुरु, या फिर सुगुरु? लगाओ दिमाग। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर भी कर। आप अपने तो आपने उत्तर देना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस प्रश्न में आ रहा है क्या? ए और बी को लेके कुछ लोग सी लगा रहे हैं। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान प्रश्न है संधियों से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत प्लस गुरु। जिन्होंने संधियां पढ़ी हैं मेरे साथ, के लिए कोई समस्या नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है या जिनको थोड़ा सा इशू है, उनको लग रहा होगा सर ये सत ता को दा कैसे बना दिया,
तो आपको पता है ना, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, या फिर या, र, ला, वा आ जाए, तो ये पहला वर्ण अपने तीसरे में, ता, था, द, पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। यहाँ देखो लिखा है तीसरा वर्ण, क, ख, ग, ग तीसरा वर्ण है ना, तो पहले के बाद तीसरा आएगा तो ता दाम बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा, सत प्लस गुरु बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सदगुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, सत प्लस गुरु। ध्यान रखना, हलंत ना भूले कि यहाँ देखो तीसरे नंबर पे सत प्लस गुरु लिखा है, अभी ऐसा ना करना कि सी लगा देना, क्यों कि हमें चाहिए यहाँ पे प्लस के पहले हलंत, प्लस के पहले हमें व्यंजन चाहिए, और व्यंजन तभी हो सकता है जब हलंत लगा हो आयुष। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पित में प्रत्यय है, समर्पित में प्रत्यय है, जरा बताना मुझे, समर्पित में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है। अब प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, क्या लगता है, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, सर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। सिंपल सी बात, यहाँ क्या है, समर्पित साफ साफ दिखाई दे रहा है, इत प्रत्यय लगा हुआ है, समर्पित में क्या लगेगा, इत प्रत्यय लगेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बेला, काल, घड़ियां या फिर घड़ी, बेला, काल, घड़ियां या फिर घड़ी। तो बेला, काल, घड़ियां या फिर घड़ी अगर बात करें हम इसमें, तो यहाँ पर देखो समय, बेला का मतलब समय होता है ना, कह रहे भाई साहब उसी बेला हम तुरंत पहुंच गए, बेला, तो इसका मतलब भी तो समय ही होता है, काल का मतलब समय होता ही होता है, घड़ी, घड़ियां और घड़ी, ध्यान रखना, घड़ी का मतलब समय होता है, उस जिस घड़ी तुमने बताया उसी घड़ी मैं चला गया, जब तुमने बताया उसी घड़ी मैं यहां से निकल गया, उसी घड़ी यानी उसी समय। और घड़ियां, यहाँ घड़ी का बहुवचन करके घड़ियां कर दिया, घड़ियां जो है ये क्या हो जाएगा, ये समय नहीं है, ये अलग चीज है, ये वस्तुएं, वो घड़ी हो गई ना एक्चुअल में, तो वो अलग चीज है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलो पद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश के कितने प्रश्न हो पाए, जरा स्कोर बताओ मुझे, जरा स्कोर बताओ, गद्यांश कितने प्रश्न हो पाए। आई होप इजी गद्यांश था, पढ़ने का मौका भी मैंने प्रॉपर दे दिया था आपको, आपने समझ लिया होगा, तो 9 के 9 तो हो ही गए होंगे, या फिर 8 तो कम से कम हो ही गया होगा। गुड, बढ़िया स्कोर। 7 वालों थोड़ा सा ध्यान दो, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट है पैराग्राफ में कि हम कोई नियम रूल नहीं पता है इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये इसमें गलती का मतलब है सीधी सीधी जिम्मेदारी हमारी और आपकी, कि जो सॉल्व कर रहा है उसी की जिम्मेदारी, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि हाँ कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है जिनको हम याद कर ले, कुछ तरीके जुगाड़ ट्रिक है जिसको हम याद कर लेंगे, हमें नियम नहीं पता था वरना हम कर लेते, नियम कुछ तो ही नहीं, पढ़ना मेन चीज है, पढ़ना, कितना कंसंट्रेशन आप रख सकते हो पैराग्राफ पर, कितना बेहतर आप पढ़ सकते हो, चीजों को कितना समझ सकते हो, याद कर सकते हो, और उसी पर ये आधारित है, और मुझे लगता है कि आप सब इतने सक्षम हो, पढ़ ना पाओ ये नहीं हो सकता, समझो ना, पैराग्राफ को समझ ना पाओ ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगर इसमें गलत हो रहा है तो मतलब ये है ना। चलिए एक और पद्यांश, बहुत आसान कविता है, लिखा है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, चौपाए घूम रहे हो, चौपाए चार पैर वाले घूम रहे हैं यानी जानवर, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, मत चिड़ियों को रोना, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वह दुष्कर्मों का फल चखते हैं, आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, आपको तुरंत मूल भाव भी समझ में आ गया होगा, इसका मूल जो सेंट्रल आइडिया है वो भी समझ में आ गया होगा ना, कि पेड़ों को काटने से बचना है, प्रदूषण से बचाना है। तो हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, कहीं जंगल में पेड़ों के बीच में कहीं जानवर घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, पक्षी जो है डालों पे बैठ के झूम रहे हो, घूम रहे हो, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, वो दुनिया जो उनकी है, जानवरों की दुनिया है, उसको खोना मत, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, न चिड़ियों को रोने देना, न पेड़ों को कटने देना, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, पेड़ और बच्चे जो है दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो
वह दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो ये बात नहीं समझते हैं वो दुष्कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल जो है, बुरे कर्मों का फल जरूर चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। आज की जो सभ्यता है, सभ्यता यानी जनरेशन है, जो एक विकास डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, उन सब चीजों के तहत पेड़ों को काटा जा रहा है और जहर फेफड़ों में भरकर इंसानों में बांट रही है। जब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी, डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो पेड़ ले ही नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन में घुल रही है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है ना पेड़ों के द्वारा। समझ में आ गया? चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है, बताओ। लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? पेड़ों को काटने को दुष्कर्म कहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पेड़ों के कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा? पेड़ों के कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा? पेड़ों के कटने पर चिड़िया पेड़ों को बहुत प्यार करती हैं। चिड़िया पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं। पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी। पेड़ों के कटने पर चिड़िया बच्चों को नहीं झुला पाएंगी। क्यों रोना आएगा? कि पेड़ों पर क्या करती हैं चिड़िया? पेड़ों पर रहती हैं यानी कि घोंसले बनाती हैं अपनी, वो घोंसला नहीं बना पाएंगी, बस सिर्फ इतना ही तो होगा ना, और इससे उन्हें रोना आएगा। कविता में सहन से क्या आशय है? झेलना, पिंजरा, डाल, आंगन। सहन से क्या आशय है? तो कविता में सहन से क्या अर्थ है? अब यहाँ सहन का मतलब वो नहीं है सहना, ध्यान रखना। यहाँ लिखा है सहन, कविता को आपने पढ़ा है ना ध्यान से। कविता में सहन जहां पे शब्द का प्रयोग किया गया, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अपने आप निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। सहन में यानी कि उस प्रांगण में, उस प्रांगण में यानी पिंजरे में नहीं, पिंजरे में नहीं, डाल आंगन में। यहाँ सहन का मतलब आंगन होता है। हो सकता है कहीं सहन में, सहन का मतलब होता है उस जंगल के पूरे प्रांगण में, उस जंगल के आंगन में, उस पेड़ों के बीच में कहीं पक्षी झूम रहे हो। उनका भी तो आंगन है, से आपके घर का आंगन होता है, उनके पेड़ों के बीच उनका भाई, पेड़ उनके घर है, जंगल उनका घर है, तो उनका आंगन क्या होगा? वही तो होगा ना। तो कहीं सहन में क्या है? पक्षी झूम रहे हो, तो यहाँ आंगन हो जाता है। अगला है, लेखक ने कविता में डैश की विनती की है। किसकी विनती की है? डैश की विनती मतलब लेखक ने कविता में डैश की विनती की है। किसकी विनती की है? खूब सारे बच्चे पैदा करने की, धरती को हरा भरा रखने की, सभ्यता को शिक्षित करने की, या एकता के साथ रहने की। लेखक ने कविता में डैश की विनती, यहाँ धरती को हरा भरा रखने की विनती की है ना। लेखक ने कहा है कि धरती को हरा भरा रखो, क्योंकि बच्चे और धरती जो पेड़ है वो धरती को हरा भरा रखते हैं, इसलिए हमें हरा भरा रखना चाहिए। कविता में चौपाई से क्या आशय है? चारपाई, चपरासी, चौकीदार और जानवर। कौन सी बात है? यहाँ पे क्या हो रहा है? चौपाए, कहीं शांत चौपाए घूम रहे होंगे। चौपाए का मतलब होता है जानवर घूम रहे होंगे ना। चौपाए मतलब चार पैरों वाले यानी जानवर। अगला है यहाँ पे, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्ण मतलब पत्ता, तरु मतलब पेड़, वृक्ष मतलब पेड़, पादप मतलब पेड़, दोनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं। पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पर्णकुटी, याद है? तो ये 15 प्रश्न हमने कर लिए हैं। जरा स्कोर बताना मुझे। आपने एवरेज पहले वाले में 7 क्वेश्चन किए थे, एवरेज ज्यादा लोगों का 7 था, 9 में 7। गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपने 6 किए हैं, 6 में से एवरेज 5 होगा, 7 6 13, 15 में से 13, ये तो एवरेज हाईएस्ट एवरेज है। आई थिंक 12 ही एवरेज आ रहा है निकल के, हाँ, मैक्सिमम लोगों का 12 ही है। तो आपको इसे बढ़ाकर 14 तक ले जाना है। 15 में एक आध कहीं की इधर उधर हो जाए
तो 14 तक का कम से कम तो रखो, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इस बात पे एक बार फिर से रिलैक्स हो जाइए और सेशन को सभी लोग जिन्होंने नहीं शेयर किया है, 30 सेकंड का समय है, अगर शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं आप सेशन। फिर चलते हैं अपने दूसरी यात्रा पर। दूसरा पड़ाव यानी पेडागोजी के अगले 15 प्रश्न करने हैं, क्योंकि पेडागोजी में कॉन्सेप्ट समझने हैं, रूल्स समझने हैं, रूल्स समझ कर आंसर देने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्थिर प्रज्ञ होना जरूरी है, यानी मस्तिष्क को एकदम शांत कर लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। देखो ध्यान से, आप अनुच्छेद लेखन करते हो, जब लेखन करने की बात हम जब करेंगे लेखन करने की, तो लेखन में सबसे पहले क्या होता है, मानस मंथन। आप क्या करते हो, मानस मंथन करते हो, यानी कि अपने मस्तिष्क को सोचते हो कि हमें लिखना क्या है ना, विचार करते हो कि कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया तो उस पर लिखना क्या है, विचार विमर्श करना। फिर अगला क्या होता है, जिसे मानस मंथन कहते हैं। फिर अगला क्या करते हो आप, जब एक बार सारे टॉपिक या फिर उसके बारे में विषय मालूम हो जाता है कि हाँ इसके बारे में क्या क्या, फिर आप उसका प्रारूपण करते हो। क्या करते हो, प्रारूपण करते हो। प्रारूपण यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, एक ढांचा तैयार करते हो कि यहाँ पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। जब आपका प्रारूप स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि हाँ ये पूरा लिख लिया हमने, उसके जो प्रारूप किया आपने उसके अकॉर्डिंग उसे बना लिया कि हाँ पहले हमने यह लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ये किया, फिर उसके बाद आप उसे चेक करते हो। जरा एक बार चेक कर ले कि जो प्रारूप बनाया है हमने, अभी तो रफ वर्क है ना आपका, उसे क्या करता है, चेक करते हो। अब चेकिंग में क्या करते हो, संशोधन करते हो। चेकिंग में क्या करते हो, संशोधन। हाँ? संशोधन, संपादन जिसे आप लोग कहते हो, संशोधन और संपादन। यहाँ पे अगर संपादन लिखे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि संपादन का मतलब होता है एक तरह से एडिटिंग करना, जिसे इंग्लिश में आप लोग एडिटिंग करते हो। और ये एडिटिंग का ही पार्ट है जहां पे हम चेक करते हैं कि हमने जो लिखा वो सही है कि नहीं है, कहीं वर्तनी की त्रुटि तो नहीं है, कहीं विराम चिन्ह का गड़बड़ तो नहीं है, कहीं व्याकरण में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं शब्दों में गलतियां तो नहीं है। तो ये सब किसका पार्ट है, संपादन का। यहाँ संपादन का पार्ट है। फिर जैसे ही संपादन हो जाता है हमारा, एडिटिंग हो जाती है, तो फिर हम रीराइटिंग करते हैं। इसी को हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं यहाँ पे ना। इसके बीच में इंग्लिश में अगर आप आओगे प्रूफ रीडिंग होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, रीराइटिंग। जो भी एडिटिंग होती, जो गलतियां होती हैं उसे हम दोबारा लिखते हैं, रीराइटिंग करते हैं, दोबारा उसे हम सही से लिखते हैं, एंड देन फिर हम प्रकाशन करते हैं ना। देन फिर हम क्या करते हैं, प्रकाशन कर देते हैं। तो ये 4-5 चरण है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही हमको पता चलता है गलतियां हैं, सुधारेंगे, पुनर्लेखन करते हैं, रीराइटिंग यानी पुनर्लेखन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाके हम प्रकाशन करते हैं। ठीक है, ये पांचों हमेशा याद होने चाहिए आपको, हमेशा। और पहले, सबसे पहले मानस मंथन करते हैं, जो लेखन से पहले होता है। पूर्व लेखन, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूर्व लेखन क्या होता है, यानी लेखन के पहले क्या करते हैं, तो मानस मंथन यानी अपने दिमाग में एक डिसाइड करते हैं कि हमें लिखना है, जिस विषय पर लिखना है उस विषय पे क्या लिखना है, उसमें क्या क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उन्हें कैसे करना है। फिर हम उसको प्रारूपित करते हैं कि हम इन बुराइयों अच्छाइयों, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने माइंड में सोची, मान लो कि किसी इस पेन के बारे में लिखना है, तो इस पेन के बारे में हमें क्या क्या लिखना है ये सोच लिया, तो उसे लिखना कैसे, पहले हम इसके बारे में अच्छाइयां लिखें कि पहले बुराइयां लिखें, कि पहले इंट्रोडक्शन दें, कि पहले इसके कलर के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल प्रारूपण करते हैं। फिर उस प्रारूप को सजाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लिख दिया। फिर जब हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, संपादन करते हैं, यानी कि एडिटिंग करते हैं, यानी संशोधन करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं। फिर चेंजेस जब हो जाते हैं तो फिर प्रूफ रीडिंग का मतलब, प्रूफ रीडिंग तो यही पार्ट है, फिर रीराइटिंग करते हैं, दोबारा पुनर्लेखन करते हैं, देन फिर प्रकाशन करते हैं। ये हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न बताएं, एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापिका को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं। ध्यान से पढ़ो। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापिका को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हो। अब बताते हैं क्या क्या कौन कौन कर रहा था। एक अध्यापिका श्यामपट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी। श्यामपट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी, क्या उसे आप उपयुक्त मानेंगे। दूसरी अध्यापिका शिशुगीत गा रही थी, फिर कहानी सुना रही थी। तीसरी अध्यापिका उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही थी। चौथी अध्यापिका
शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर सुतलेख करवा रही थी। शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर सुतलेख करवा रही थी। आप किसे सबसे बेहतर मानेंगे भाषा पढ़ाने में? कक्षा 1 में, हर जगह नहीं होता, कक्षा 1 में। चलिए अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अध्यापिका पहले तो शिशु गीत गा रही थी। कक्षा 1 का बच्चा, यानी इंटरेस्ट बहुत अच्छा, गानों में, सॉन्ग में बड़ा इंटरेस्ट आता है उन्हें सुनने में, तो शिशु गीत गा के सुनाएगी, सारे बच्चे एकदम इंटरेस्टेड रहेंगे कि क्या गा रही मैडम, गा के पढ़ा रही। फिर कहानी सुना रही थी, कहानियां सुनने में बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, यानी वो जो सिखा रही है वो सीखने, बच्चा पूरा इंटरेस्टेड है, उसको एकदम पूरा मजा आ रहा है उसे, और पूरा आनंदित होकर सीख रहा है चीजों को। यहाँ पे वो सिर्फ श्यामपट्ट पर वर्णमाला लिख रही है, उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ व्याकरण व्याकरण के उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ाना, यानी कि ये क्या है, आगमन विधि। वैसे भी कक्षा 1 का विद्यार्थी है, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है ये। और अध्यापिका शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर सुतलेख करवा रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत, NIPN, निपुण भारत एक योजना है भारत की, सरकार की, तो भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, या बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। क्या हो जाएगा? सबसे जरूरी क्या है, हमारा पूरा उद्देश्य क्या है कि बच्चा कम्युनिकेट करे ना, पेडागोजी का भी पूरा उद्देश्य यही होता है। ये सबसे जरूरी चीज है कि बच्चा कम्युनिकेटर बने, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, यानी प्रभावशाली संप्रेषक बने, हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा लें, अच्छी तरीके से कह लें ना, यही तो है, अपने विचारों को व्यक्त कर लें, यही तो है प्रभावशाली संप्रेषक, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह के स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। जैसे लिखा है, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2। फाइनली आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बहुत पुराने तरीके, पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। ग्रेड 1 बी नहीं बेटा, यहाँ पे इसे बोलते हैं ग्रेड 1, से क्या बोलते हैं, ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, आपका उत्तर है। अगला प्रश्न जो है कथन से है, कथन और निष्कर्ष से है। चलो, लिखा है, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। भाषाई निपुणता सही वाक्य बनाने की योग्यता है। भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको? जरा बताना मुझे। कह रहा है, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। भाषाई निपुणता मतलब कि अगर आप व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बना ले रहे हैं तो क्या इसे हम भाषाई निपुणता कहेंगे? आप अगर व्याकरणिक दृष्टि से अच्छे वाक्य बना लेते हो, क्या आप हम कहें कि आप भाषिक निपुण हैं? नहीं भाई, ये थोड़ी ना होता। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ना, आप भले ही ठीक है ग्रामर थोड़ा सा कमजोरी, बट बातें अच्छी कर लेते हैं, आपके आपके पास विचार अच्छे हैं ना, आप बोल अच्छा पाते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर व्याकरणिक रूप से वाक्य बनाना जरूरी है? इतना तो मतलब ही नहीं है ना। दूसरा क्या कह रहा है, भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। बिल्कुल सही है। भाषाई निपुणता का मतलब है कि भाई सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा का इस्तेमाल करना, आप अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग भाषा का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सही हो गया, यानी ए सही नहीं है, ए और आर दोनों सत्य, बिल्कुल नहीं।
ए और आर दोनों सत्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ए सत्य है, हाँ ठीक है, आर असत्य है। ए असत्य नहीं, उल्टा कर दिया इन्होंने, ए असत्य है, आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना एवरीवन? सेशन को जरा एक बार शेयर कर देंगे बेटा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, लेकिन हाँ बहुत ध्यान से पढ़िए और चीजों को समझिए, समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, और उसके आधार पर उत्तर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है, जरा बताना मुझे एवरीवन। चलो, कह रहा है कि यह पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, जरा बताना मुझे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। पठन की अवस्थाएं आपने देखी हैं, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ने के लिए जो चरण है, पठन के जो चरण है, आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। पठन के चरण पता है कौन कौन से होते हैं? 5+4+3+3 जानते हैं? 5+3+4+4 जानते हैं? आप नहीं जानते हैं? पठन के चरण कौन कौन सा? सबसे पहला है प्राइमरी चरण ना, जो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है, इसे हम फाउंडेशन कहते हैं। पहला वाला क्या है? फाउंडेशन। ये कब से होता है? जो फाउंडेशन है, सबसे पहला फाउंडेशन, जरा बताना मुझे। ग्रेड की बात हो रही है तो पहला चरण यहीं से तो होता है। शुरुआत कहां से जाता है? स्टार्टिंग के 3 साल बाद बच्चा एडमिशन लेता है, 3 तक तो उसका पूरा हो गया। फिर पहला चरण ही 5 से शुरू होता है ना, 5वें शुरू होता है, यानी 3 साल का बच्चा एडमिशन लेगा, ठीक है ना। चौथा, 3 से 4 यानी कि 4 साल और 5 साल, 5 साल चौथा साल उसका, और 5वां साल कहाँ जाएगा? चौथा साल और 5वां साल कहाँ जाएगा? उसके फाउंडेशन में, यानी कि आंगनवाड़ी वाला। फिर उसके बाद उसका एडमिशन 1 में होगा। तो 1 2 3 यानी इस 5वें साल में वो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 साल में कहाँ पहुंच जाएगा? ग्रेड 1 जो बात है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 2 बात कर रहे हैं, इस चरणों से संबंधित है। तो पहला फाउंडेशन हमारा 5 साल का होता है, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 5 साल के पहले 3 साल तक बच्चा तो अर्जित करता है अपने परिवार में, उसके बाद 3 साल के बाद ही बच्चा एडमिशन लेता है ना आंगनवाड़ी में। तो चौथा साल आंगनवाड़ी में आता है, 5वां साल आंगनवाड़ी में आता है, फिर उसके बाद जाता है वो क्लास 1 में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक के बारे में सही नहीं है? यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। चलो वापस आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा है कि यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण नहीं है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। क्या है? यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। ठीक है, सबने कहा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, पाठ्यपुस्तक के बारे में सही नहीं है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, ये पाठ्यपुस्तक के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रश्न समझ में आया? आसान है, आराम से आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स जो है वो महत्वपूर्ण भागीदार है किसके? और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है? अभिभावकों को यह सूचित करने करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके, अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके, अभिभावकों को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। सोचो, विचारो और आंसर दो। बहुत आसान।
लिखा है, समझ में आ गया सबको? चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आओ चेक करते हैं पोस्टमार्टम करके कि क्या ऑप्शन नंबर बी होगा या नहीं होगा। कि ये कह रहा है कि अध्यापक का यह मत है, अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। किससे संलग्न करना है? बच्चे से, बच्चे की प्रोग्रेस से ना, बच्चे को क्या नीड है या फिर उसे क्या दिया जा रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, इन सब से उसे अवगत कराना चाहिए। जब उसे पता होगा, पेरेंट्स को पता होगा, तो पेरेंट्स भी उसमें सम्मिलित होंगे, वो अपनी पूरी सहभागिता निभा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करें। इसीलिए हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, पीटीएम, जो लोग जाते हैं अपने घर में बच्चों के लिए पीटीएम में, आपने देखा होगा वहां पर आपको एक पोर्टफोलियो चार्ट दिखाया जाता है। वहां पे कॉन्वेंट स्कूल्स में ऐसा होता है, वहां बच्चे की हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। आपको हर महीने साइन करवाते हैं वो, कि आपके बच्चे की इस महीने की रिपोर्ट ये रही, इसमें ये सब्जेक्ट वाइज, बिहेवियर वाइज और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वाइज जो भी है उसकी, वो सारी चीजें। और फिर लास्ट में आपसे साइन करवाते हैं कि आप सेटिस्फाई है नहीं है। कमेंट्स भी होते हैं वहां पे, क्या कमेंट्स देने हैं बच्चों को, पेरेंट्स को क्या करना है, हर महीने आपसे। तो ये हर महीने आपको बच्चे की रिपोर्ट, आपको यानी कि वो बच्चे से अवगत कराते हैं, आपको जोड़ के रखते हैं कि आपका बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये आपको पता हो, कहाँ कमियां हो रही है, क्या समस्याएं हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है बच्चा आजकल, फैमिली में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी, तो वो सारी चीजें थोड़ा आपस में डिस्कस होती हैं, ये सारी चीजें करनी होती है। अगला, 309 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया? क्या लिखा है? 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया? घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्यक विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र, विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। बताइए जरा, सोचिए, विचारिए और बताइए। 3 वर्ष से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा? 3 से 9, शुरुआती साल, 3 साल से लेकर 9 साल, बच्चा कितने साल बाद स्कूल में आता है? 3 साल। 3 साल भी आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5, वही स्टार्टिंग के जो 5 साल है, 5, 3, 8 होगा ना, तो चौथे साल से आएगा तो 5, 4, 9, 9 साल हो जाएगा। 9 साल तक क्या हो जाएगा वो? बुनियादी ये ग्रेड 1 है, इसे क्या बोलते हैं अभी जो हमने आपको बताया, इस ग्रेड 1। ये ग्रेड 1 क्या है? इसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन, इसे बोलते हैं फाउंडेशन एज, ये फाउंडेशन एज बोलते हैं। और इसमें क्या करना होता है? इसमें बच्चे को खिलौने आधारित शिक्षण देना होता है, खिलौनों से, खेल खिलौनों से, चीजों से, वस्तुओं से उसे शिक्षण देना होता है। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या? आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं। बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के, चित्रात्मक पुस्तकें देने का उद्देश्य है अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना। बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें, बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना, उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। बताइए जरा। आ रहा है समझ में? सबने कहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है? पहले तो लिखा है बुनियादी उम्र, बुनियादी उम्र यानी 9 साल तक ना, तो आपका बच्चा कितने साल में आएगा? 3 साल बाद स्कूल आएगा और उसके बाद चौथे से और 9 साल तक ये आपकी बुनियादी उम्र है, ये जो आपका फाउंडेशन एज है। तो इसमें क्या क्या लिखा है कि बुनियादी एज में, बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना, प्रतिदिन उसे 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाया जाए,
या फिर प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम सर्कल टाइम से करना, राउंड लगा के राउंड बना के फिर बच्चों को बाकायदा पढ़ाना हो या एक्टिविटी करवाना, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना या रूटीन में नियमित रूप से बदलाव करना। क्या सबसे जरूरी है? धीरे धीरे नई अवधारणाओं से परिचय देना। हर दिन धीरे धीरे उन्हें नई चीजों से परिचित करवाइए, नए नए खेल, नई नई चीजें, नई नई वस्तुएं, नई अवधारणाओं से परिचित करवाना होता है। कथन एक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कारण आर, भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या है इसमें। पहला कथन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा है, भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है। विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण। सही बात है, चाहे जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सीख रहे होगे, भाषा तो वहां है ना, कुछ न कुछ भाषा तो होगी ही होगी वो, तो दोनों ही अपने हिसाब से सही हैं, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए। बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, कमाल का आंसर दे रहे हैं, एकदम जबरदस्त। सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो सेशन, दिल से अच्छा लग रहा हो तो, ऐसे नहीं, पर लाइक कीजिए। अगला है, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय के निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है। यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है। क्या हो जाएगा? इससे वह बहुभाषिक बनेगा। कह रहा है कि इससे वह बहुभाषिक बनेगा क्या? या फिर वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है, या फिर वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क भी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है, या बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। जरा बताना मुझे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाल सबने कहा सर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्यों? कि वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला देखो ध्यान से, कहा है भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियां क्या है? बताना जरा। यहाँ पे सीखने के प्रतिफल है, भाषाई दक्षता है, भाषा शिक्षा के उद्देश्य है, या सीखने के स्तर है। बताए। प्रतिदिन वो क्या करती हैं? टिप्पणियां सटीक रूप से वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। बताएं। बहुत बढ़िया, कमाल। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में सीखने के जो प्रतिफल लिखा हुआ है, जो उसने सीखा है, बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है उसका प्रतिफल है ना। ये क्या है? जो कुछ भी सीखा है उसका प्रतिफल है, कक्षा के बाद कर पाएंगे। ये टिप्पणी क्या है? ये बच्चों द्वारा जो कुछ भी सीखा गया है उसका प्रतिफल है। अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल करना, या शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। जरा बताना मुझे। बहुभाषावाद, अब सब जानते हैं बहुभाषावाद क्या है ना। बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन करना। अध्यापन, अध्यापन लिखा है यहाँ पे, टीचिंग करना। अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग करना। ए वालों, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थी की भाषाओं का इस्तेमाल। जी हाँ, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, या फिर यहाँ पे लिखा है शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। शिक्षार्थियों को कि देखो क्या है यहाँ पे, बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है एक से ज्यादा। बेसिकली क्या है, बहुभाषावाद यानी होता है एक से ज्यादा भाषाएं सीखना, सिखाना नहीं, सीखना सिखाना नहीं होता बच्चे को।
समझ रहे हो ना। बहुभाषावाद में बच्चे को भाषा सिखाना नहीं होता, बच्चा अपने परिवेश से या फिर अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनसे या आपस में बातचीत के माध्यम से वो एक से ज्यादा भाषाएं सीख लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा दो चीजें, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना और या फिर लिखा शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। मतलब कि सहायता प्रदान करने का मतलब ये है भाई बच्चे आपस में तो सीखते हैं ना, अपने आप से सीख लेते हैं। अब आप अभी शायद नहीं समझे चीजों को, समझिए। आपकी क्लास में कुछ बच्चे अलग भाषाएं बोलते हैं, मतलब अलग परिवेश है। यहाँ भाषा जब एक से ज्यादा भाषाओं की जब बात होती है तो वहां पर ये नहीं होता, समझना, एक से ज्यादा भाषाओं की बात होती है तो वहां पर ये नहीं होता है कि उर्दू हिंदी है फिर अंग्रेजी है फिर मराठी है फिर उर्दू है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक ही भाषा के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग बोलियां, कुछ बच्चे इस भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे अलग बोली का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे अलग बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि एक विद्यालय है जहां आप पढ़ाने जा रहे हो सकता है वहां कुछ बच्चे अवधी बोलते हो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं तो कुछ बच्चे अवधी बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसी स्कूल में आते हैं जो ऐसे परिवेश से आते हैं जहां जिनकी यहाँ खड़ी हिंदी बोली जाती है, तो वो खड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। है तो हिंदी दोनों, लेकिन अच्छा कुछ बच्चे वहां पर, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, बिहार से कुछ लोग परिवार रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको भोजपुरी, मतलब थोड़ी सी जो भोजपुरी प्योर नहीं बट भोजपुरी जो आती है थोड़ी बहुत ना, वो बोलते हैं बच्चे, क्योंकि वो बॉर्डर से आते हैं, बिहार के बॉर्डर से जो जिले हैं वहां से आते हैं। तो अब आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में तीन तरह की भाषाएं हो गई, इससे ही बहुभाषावाद। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप मातृभाषा का प्रयोग करें तो आप कोशिश करेंगे कि जब इन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो आप इनके साथ थोड़ी सी भोजपुरी वाला टोन बोलेंगे ताकि वो समझ पाए ना, इनके साथ खड़ी हिंदी में बात करेंगे, इनके साथ अवधी में बात करेंगे, या आपस में बच्चे ये अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे जब आपस में मिलकर बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो अपने आप ही ये बहुभाषिक हो जाएंगे, यानी कि आपस में बातचीत करने से वो बहुभाषिक हो जाएंगे ना। तो शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का इस्तेमाल करना, अगर शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे, बहुभाषा, यानी अपने आप से चीजों को सीख लेंगे। यहां लिखा है शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। बहुभाषिकता में सहायता प्रदान करना, सिखाना, ट्रेंड करना, इस तरह की चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। बात समझ में आई। थोड़ा सा ठीक से हटके था इसलिए आपको आई होप थोड़ा सा तकलीफ होगी समझने में, थोड़ा सा लगा होगा। समझ आ गया अभी भी। जो है वो नहीं दिख रहा है और जो नहीं है वो लग रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, कोई समस्या, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, हमको भी ऐसे लगा था, ठीक है ना, हमको भी ऐसे ही लगा था बहुत पहले, बहुत साल पहले। तो इसको समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेशन को लाइक वाइक कर दिया भैया। एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेवल, रैपर्स आदि देखती है। क्या क्या देखती है, साइन बोर्ड देखती है, आते जाते दुकानों के ऊपर लगे होते हैं, फला मिष्ठान भंडार ना, हमारे यहाँ किताबों की एक दुकान, किताबों की दुकान, वहां लिखा बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, पप्पू बुक स्टोर, हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें मिलती हैं। ये तो ऐसे प्ले कार्ड, बहुत सारे प्ले कार्ड होते हैं, या फिर लेबल लगे होते हैं, रैपर्स होते हैं उसके जो पन्नियां, जो पॉलिथीन होती हैं उसके रैपर्स होते हैं, ये सब देखती है। और इस तरह मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है। पहली बात तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, प्रामाणिक सामग्री। ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रामाणिक सामग्री। और इस प्रामाणिक सामग्री को वो बच्ची कैसे आत्मसात करेगी, कैसे कौशल पोषित करेगी, पढ़कर, क्योंकि ये सारी चीजें जो दिख रही हैं वो पढ़कर ही तो सीखेगी। साइन बोर्ड को पढ़ेगी, प्ले कार्ड को पढ़ेगी, लेबल को पढ़ेगी, रैपर्स को पढ़ेगी ना, पढ़ी तो रही बच्ची वो, तो पढ़कर सीख रही है। अर्थात पठन प्रक्रिया किसे पोषित करेगी, पठन कौशल को पोषित करने में मददगार है। क्या, पठन कौशल को पोषित करने में मददगार है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। इसी के साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं।